हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग इकोनॉमी लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजटिंग। देखो, गवर्नमेंट बजटिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बजटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप गवर्नमेंट बजटिंग को कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पढ़ोगे, पॉलिटी की तरह पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल्स याद कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। उस तरह से नहीं पढ़ना है, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल उसको बैक कर रहा है। ठीक है, अब इस टॉपिक को कैसे करना है वो अप्रोच हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट बजट बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल प्लान है। और ये फाइनेंशियल प्लान क्या है, फॉर 1 ईयर। ये जो 1 ईयर है ये क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो फाइनेंशियल प्लान है इसमें दो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया जाता है। पहला, रेवेन्यू, मतलब कि पैसा कहां से आने वाला है। ठीक है, पैसा कहां से आएगा। एंड दूसरा कि पैसा कहां खर्च होगा। इस दो क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, गवर्नमेंट। ठीक है, अभी देखो, हमें ये पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लान में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए बजट में क्या होता है ना, दो साइड होता है। दो साइड क्या क्या होता है, एक साइड होता है रिसिप्ट का साइड। ठीक है, और रिसिप्ट के साइड में क्या होता है कि जो पैसा आ रहा है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इनकम साइड भी कहते हैं, इनकम साइड। एंड दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये होता है स्पेंडिंग साइड, स्पेंडिंग साइड। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, हम फाइनेंशियल ईयर देख लिए कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है। अब यहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन की बात। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के बारे में समझेंगे। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नमेंट को अपना फाइनेंशियल प्लान पार्लियामेंट के सामने रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी है, रखना ही पड़ेगा बात कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो आर्टिकल 112 है, क्या है आर्टिकल 112, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया बजट का। देखो, ये कंपलसरी है रखना, मैंने जो बोला उस चीज पे ध्यान देना। अब देखो, इसे आर्टिकल 112 का आर्टिकल 112 जो है उसका नाम दिया गया बजट। अभी बजट का मतलब क्या होता है, बजट क्या कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, नहीं। ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट का। ठीक है, कि आपको ये रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, आखिर ये जो ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है, ये ऑब्लिगेशन क्यों डाला जा रहा होगा। आपको अगर कोई काम बोला जाता है कि आप ये काम करना ही पड़ेगा, आपको क्यों बोला जाता है, उसका कोई रीजन होगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट बजट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और गवर्नमेंट बजट बनाती ही क्यों है। देखो, सबसे पहले बात समझो, वाई गवर्नमेंट बजट इज इंपॉर्टेंट। क्या रीजन होंगे, देखो इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं ना कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट आती है और अपने प्लान को बताती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अभी इसी तरह में क्या है, पूरे कंट्री की इकोनॉमी को कैसे चलाना है, पूरे कंट्री के जो रिसोर्स हैं, इस रिसोर्स को कैसे एलोकेट कर, ये सब काम कौन करता है, ये सब काम यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का, रिसोर्स एलोकेशन का। ठीक है, देखो हर एक इकोनॉमी में हमें पता है कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर में कितना रिसोर्स को एलोकेट करना है। लाइक एडुकेशन में क्या जाएगा, हेल्थ में क्या जाएगा, हेल्थ में कितना रिसोर्स देना है, डिफेंस में कितना रिसोर्स देना है, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम गवर्नमेंट कर रही है। और ये सब कैसे कर रही है गवर्नमेंट, ये सब कर रही है बजट के थ्रू। ठीक है, बजट के थ्रू बता रही है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहती है पब्लिक गुड्स में। ठीक है, अभी यहां पर जब बात आती है, एक तो बात होगी रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा क्या रीजन होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब क्या? मतलब ये है कि देखो, गवर्नमेंट देख रही है क्या हो रहा है कंट्री में, ठीक है। क्या होता है कि जिनके पास पैसा होता है, जो ऑलरेडी रिच होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसोर्स का यूज करके और ज्यादा रिच बनते जाते हैं, ठीक है। और अगर रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसका एफिशिएंट एलोकेशन नहीं होता है, तो क्या होता है कि गरीब के पास मनी, इनकम अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम का। अब ये कैसे करेगी? देखो, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम है, गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट करती है कुछ चीजों का हेल्प लेके। क्या करती है? टैक्स। जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, जो रिच पीपल होते हैं, ठीक है, इनको क्या करती है, इनसे टैक्स लेती है। और जो पुअर पीपल होते हैं, उनको क्या देती है, सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज देती है किनको? जो कि पुअर है। अभी इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है, जो इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, जिससे क्या हो, इनइक्वालिटी कम हो जाए, इन इक्वालिटी रिड्यूस हो, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये वाला काम भी कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। अगर इकोनॉमी में सोचो कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को क्या कर रहा होगा? क्वेश्चन है ये आपके लिए। अपने स्पेंडिंग को क्या करेगा? कम करेगा, ताकि मनी सप्लाई रुक जाए, ठीक है। और क्या हो, जब रिसेशन हो, ठीक है, और जब रिसेशन होगी तब गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, ठीक है। तो बजट का यूज करके ये एक स्टेबिलिटी लाता है इकोनॉमी में, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हम जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन लेवल को किस तरह से बढ़ा रही है, और ये कैसे बढ़ाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, तभी होगा ना ये सब। और इन्हीं सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे बड़ा जो टूल है वो क्या है, वो है बजट। बजट का यूज करती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। बजट क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी का टूल है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अभी देखो क्या है कि जब ये बजट के बारे में इतना बात हो रहा है, तो सारा ये बजट का प्रोसेस होता क्या है, आखिर बजट कैसे निकलता है? देखो, एक तो पहली बात, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि बजट होता क्या है। जैसे कि आपकी 5 लोगों की फैमिली है, ठीक है। 5 लोग में से 2 लोग कोई कमाने वाले होंगे और बाकी लोग घर में रहने वाले होंगे, ठीक। अभी इन सब में क्या है कि 2 लोग पैसा कमा रहे हैं, इनकम ला रहे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे आप लोग पांचों खर्च कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है, आप इनकम क्या आ रहा है और स्पेंड क्या कर रहे हो, इन दोनों को बैलेंस करना होता है, ताकि आप कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव कर सको और आप ग्रोथ, आपकी फैमिली का ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप पूरा एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हो कि मेरे पास इतना इनकम आ रहा है तो हम इस तरह से खर्च करेंगे, ठीक है। सेम वही काम यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। और इसी के लिए ये जो बजट का प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, देखो क्या है। अब पूरा लॉजिक का बात है, अब आपको लॉजिक में ही समझना है। स्टेप 1 में क्या होता है, ये होता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज, इस टाइम पे बजट प्रिपेयर किया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कैसा है, ठीक है, इकोनॉमी की हालत कैसी रहेगी, रेवेन्यू कितना हो सकता है, खर्चा कितना होगा, ये सब अंदाजा लगा लेती है, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे जो भी मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो सारी मिनिस्ट्रीज क्या होता है कि अपना अपना डिमांड भेजती है कि इस मिनिस्ट्री में इतना खर्चा होने का चांस है, तो आप मेरे लिए इतना रिसोर्स एलोकेट कर दो। और ये सब किसको भेजती है, यहाँ पे क्या होता है, सारी मिनिस्ट्रीज क्या करती है, एक डिमांड बनाती है, ठीक है। और ये डिमांड किसको भेजता है,
फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को। ठीक है, अब क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सारे डिमांड को क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसोलिडेट किया और यहीं से क्या होता है, बजट एक इकोनॉमिक प्लानिंग हो जाता है। ठीक है, बजट क्या है, बजट एक इकोनॉमिक प्लानिंग हो जाता है। अब यहां से क्या होता है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको कंसोलिडेट किया, उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, प्रेजेंटेशन का। इस स्टेज में क्या होता है सर, इस स्टेज में आप देखोगे कि ये होता है ट्रांसपेरेंसी का स्टेज, ट्रांसपेरेंसी का स्टेज। यहां पे क्या होता है, जब प्लान रेडी हो जाता है, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, अपने उस प्लान को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, और ये यूजुअली कब होता है, ये होता है 1 फरवरी को। ठीक है, अब यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ये जो चीज है, ये जो बजट बना, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना कंपलसरी है। और ये किस कारण से बोला जा रहा है, इसका बेस क्या है, इसका बेस है आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन का था। फिर क्या होता है, फिर आता है तीसरा स्टेज, यहां पे क्या होता है, अप्रूवल। इस स्टेज में होता है अप्रूवल का काम, ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल का बात, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस स्टेज में क्या दिखता है, इस स्टेज में आपको दिखेगा कि पार्लियामेंट ने यहां पे क्या किया, कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, उसके बाद पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है इस बजट को एनालाइज करना, इस बजट को अप्रूव करना। जब तक पार्लियामेंट इस बजट को अप्रूव नहीं करेगी, तब तक गवर्नमेंट क्या है, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। अब क्या होता है, जब ये चीज पहुंचता है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिस्कशन। ठीक है, इस बजट के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, एंड डिस्कशन के बाद क्या होगा, जो भी डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, इन सब पर वोटिंग होगी। ठीक है, क्या होगा, इन सब पर वोटिंग होगी। अब यहीं से क्या होता है, आर्टिकल 113 एंड 114 इन दोनों का रोल आता है। ठीक है, अब इन दोनों के रोल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहां पर जो बेसिकली बजट आया, इस बजट पे डिस्कशन हुआ, डिमांड फॉर ग्रांट हुआ, इन सब डिमांड फॉर ग्रांट जो मिला, इन ग्रांट पे वोटिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, एक है एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, एंड दूसरा है फाइनेंस बिल। ठीक है, अभी एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की परमिशन दे दी, परमिशन फॉर स्पेंडिंग। ठीक है, अब ये फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्स प्रपोजल के लिए होता है। ठीक है, अब फाइनेंस बिल ने क्या किया, टैक्स प्रपोजल को एक लीगल बेस दे दिया। ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, एप्रोप्रिएशन बिल में स्पेंडिंग का काम होता है, एंड फाइनेंस बिल में क्या हो रहा है, टैक्स का प्रपोजल आ रहा है। अब यहां से क्या होता है, स्टेज 4 आता है, स्टेज 4। इस स्टेज में क्या हो रहा है, हमने 3 में देखा अप्रूवल की बात थी, एंड 4 में क्या होता है, एग्जीक्यूशन की बात, एग्जीक्यूशन, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज। अब क्या है, जब पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या है, बजट 1 फरवरी को ही यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 फरवरी को ही बजट अप्रूव हो जाएगा और 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जो ये बेसिकली जब इम्प्लीमेंट होता है, ये होता है 1
अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के बाद। अब क्या है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट लीगली स्पेंड कर पा रही है बेसिकली, ठीक है, और बिना अप्रूवल के ये स्पेंड नहीं कर सकती थी, ठीक है। अगर वो बिना अप्रूवल के स्पेंड करती है वो क्या है, वो इलीगल बोला जाएगा। यहां तक आपको मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली समझ में आ गया, यही समझना है। अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स में दिया हुआ है, तो आप अगर ये समझ जाते हो फिर कोई भी बुक पढ़ते हो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझो, अब क्या होता है, अब ना कुछ एक दो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। ये कंफ्यूजन होता है गवर्नमेंट अकाउंट को लेके, गवर्नमेंट अकाउंट को लेके। देखो, सबसे पहले यहां पे क्या होता है ना, आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है, इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन अलग अलग अकाउंट्स बनाए, ठीक है। पहला क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं CFI। ये बेसिकली एक तरह से मेन वॉलेट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट का मेन वॉलेट है। इसमें क्या होता है, जितना टैक्स है, ऑल टैक्स, ठीक है, सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑल टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके साथ साथ बोरिंग, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, गवर्नमेंट का जो सैलरी है, जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों का सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों का सैलरी जो है, ठीक है। साथ ही साथ सब्सिडीज, ठीक है। ये सब क्या था, गवर्नमेंट का बेसिकली इनकम था, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे और एक्सपेंडिचर, एक मिनट, ये प्लस प्लस प्लस, अब आएगा और, अब जो सैलरीज है, ठीक है, सब्सिडी है, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, इंफ्रा स्पेंडिंग, ये सब क्या है, लेस लेस लेस। ये जो चीजें हो रही है ना, ये सब क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हो रहा है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है, इसको जो लीगल बैकिंग है, ये कहां से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ये कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है आर्टिकल 266 से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो था पहला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है दूसरा, ये होता है क्या, ये होता है कंटिजेंसी फंड। ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है, देखो कंटिजेंसी का मतलब ही समझो, इसका मतलब है इमरजेंसी वॉलेट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, इमरजेंसी आ जाता है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बड़ा वाला भयंकर वाला, और उस टाइम पे पार्लियामेंट सिटिंग में नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पे फंड को अगर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से क्या हो रहा है, हम अप्रूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग कंटिजेंसी फंड से यूज करते हैं। ये यहां पर इमरजेंसी फंड रखा जाता है। अभी देखो, अगर आप पॉलिटी की तरह पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, प्रेसिडेंट कर से परमिशन लो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंटिजेंसी फंड है, इसका जो कंट्रोल होता है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, इसका कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके पास। और ये जो कंटिजेंसी फंड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहां से मिल रहा है, इसको मिल रहा है आर्टिकल 267 से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूज कर लो, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए जाओगे, तो ये प्रॉब्लम है आपका जब आप यूज करते हो क्या, इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब देखो, ये तो दो अकाउंट पता चल गया, इसके बाद एक और अकाउंट होता है, ये है तीसरा, ये इसको कहते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट। ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट क्या है, ये बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं ट्रस्ट अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट का अपना नहीं होता है, ये किसका पैसा होता है, ये पब्लिक का पैसा होता है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन होती है। ठीक है, अभी देखो जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, पब्लिक का कैसा पैसा, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा, कोई स्मॉल सेविंग का पैसा। ठीक है, ये सब पैसा ट्रस्ट के बेसिस पे लोग गवर्नमेंट के पास जमा करवाते हैं, और इस अकाउंट से एक्सपेंडिचर के लिए क्या है, पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, इस अकाउंट से एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होता है आर्टिकल 266 2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, ये तीन अकाउंट है, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, इतना ही आपको जानना है, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वहां पे जो स्टेटमेंट आएंगे इतने में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम लोग बजट के बारे में बात कर रहे थे, ये तो बेसिकली कंफ्यूजन क्लियर किया जा रहा था कि तीन अकाउंट होते हैं। अभी देखो बजट का हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बजट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो बजट क्लासिफिकेशन होगा ना, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो हम लोगों ने देखा था बजट में दो पार्ट होता है, एक होता है रिसिप्ट का पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है। अभी देखो रिसिप्ट भी ऐसा नहीं है कि सिंगल रिसिप्ट है, रिसिप्ट भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, फिर होता है हमारा दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। सर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, बस यही कंफ्यूजन आज खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले आपको दो चीज समझना है। ठीक है, क्या दो चीज समझना है, एक होता है एसेट्स, यहां नहीं लिखते हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटी। ठीक है, ये दो चीज पता होना चाहिए आपको। अभी देखो रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह का रिसिप्ट है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे क्या होगा ना कि एग्जाम्पल याद करोगे ना तो भूल जाओगे। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एसेट और लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह के रिसिप्ट होते हैं जो कि ना ही आपका लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही आपका एसेट को डिक्रीज करते हैं। समझो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह के रिसिप्ट है जो कि ना ही लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है और ना ही आपके एसेट को डिक्रीज करता है। बस इतना ही है, इतना में ही पूरा का पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। अभी कैसे, अभी क्या, जैसे देखो अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया, ये क्या हुआ कि आपको लोन वापस करना पड़ेगा, मतलब कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी क्या होती है, जब आप किसी से कुछ लेते हो तो उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह का रिसिप्ट है जिसको लेने के बाद आपको वापस नहीं करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है और ना ही आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा सर, देखो इसमें हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि जीएसटी, ये जो टैक्स रिसिप्ट है आप ले रहे हो, लेकिन क्या आपको तो वापस देना पड़ रहा है किसी को। ये मत सोचना कि टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन इसी टैक्स से तो खर्चा करना है पब्लिक के लिए, तभी तो पब्लिक पैसा दे रही है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। बस ये समझो
आपको जब आप जब गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो क्या आप गवर्नमेंट लायबल होती है कि आपको कुछ दे? बस इतना ही देखो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट उस तरह की रिसिप्ट है जिसमें आपका ना ही एसेट कम होता है और ना ही लायबिलिटी बढ़ता है। चलो ठीक है सर। और इसको आप लोग कह सकते हो रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम। ठीक है सर, यहां तक समझ गया। अब और बताओ। अभी देखो जो दूसरी तरह की रिसिप्ट होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। अभी देखो कैपिटल रिसिप्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है। अभी यहां पे हमें क्या देखना है? हमें यहां पे देखना है कैपिटल रिसिप्ट उस तरह के रिसिप्ट होते हैं जो कि आपके लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और आपके एसेट को डिक्रीज करते हैं। बस ये देखना है। बेसिकली क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट आपके एसेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट डालता है और रेवेन्यू रिसिप्ट आपके एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। देखो जैसे एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। देखो एग्जांपल, अगर इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से बोरो करती है, तो बोरो करने से क्या हुआ, उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो अब इंडिया के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो क्या हुआ, बोरिंग के कारण लायबिलिटी बढ़ी ना। हालांकि लायबिलिटी बढ़ने के साथ इसके पास पैसा भी आया, इसीलिए रिसिप्ट बोल रहे हैं ना, लायबिलिटी बढ़ी लेकिन पैसा भी तो आ रहा है। तो इस तरह के रिसिप्ट, बोरिंग हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट। अभी देखो जैसे गवर्नमेंट के पास कोई पीएसयू थी, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, अब वो घाटे में जा रही थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसकी जो ओनरशिप है वो किसी और को बेच दी। जैसे कि एग्जांपल एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया अभी गवर्नमेंट के पास थी, इससे पहले टाटा के पास ही थी, फिर टाटा से फिर गवर्नमेंट ले रही थी, अब फिर टाटा के पास चली गई। तो क्या किया उसने, देखा कि ये लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम बेच देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ यहां से, जब उसने ये कंपनी टाटा को दे दी, तो टाटा ने क्या किया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, ठीक है, मनी यहां भी रिसीव हुआ, लेकिन कैसे रिसीव हुआ, थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अभी देखो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ये रेगुलर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, कभी कभी होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। और हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, रेगुलर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोरोइंग क्या है, तो आप बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट। आप बोलोगे टैक्स रेवेन्यू क्या है, सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। बस यही सब ध्यान में रखना है। अभी देखो, अब यहां से हम आगे आते हैं, ठीक है। अभी तो ये था रिसिप्ट वाला साइड, अब आता है एक्सपेंडिचर। एक साइड कवर हो गया, ठीक है, ये क्या था, रिसिप्ट वाला साइड, जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट देखा और कैपिटल रिसिप्ट देखा। अब आते हैं हम दूसरे साइड, और ये है मेरा एक्सपेंडिचर वाला साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे होता है पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम यहाँ पे भी वही दिमाग लगाना, क्या, एसेट और लाइबिलिटी वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या दिख रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी रेगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो खर्च कर रही है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी चल रहा है उस ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए जो भी खर्चा कर रही है, वो सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर को सैलरी देना, और भी जो सेंट्रल एम्प्लॉई है उन लोगों को सैलरी देना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा दो चीज ध्यान देना है, क्या, यहाँ पे ना एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही यहाँ पे लाइबिलिटी
क्रिएट हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये बेसिकली डेली रनिंग के लिए होता है। ठीक है, ना ही यहाँ पे आपकी एसेट क्रिएट होती है, ना ही आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ना ही आपके एसेट पे कुछ फर्क पड़ रहा था और ना ही आपके लाइबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा था। ओ सॉरी, इसको शायद आप लोग कम ज्यादा समझ लोगे, तो यहाँ से इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एसेट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, लाइबिलिटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है, और रिवेन्यू में भी सेम होता है, ना ही आपके एसेट पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, ना ही आपके कोई लाइबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल तो बता दिया, जैसे कि सैलरीज, जैसे कि सब्सिडीज। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट जो लोन लेती है, इस लोन पे क्या होती है, वो इंटरेस्ट पे करती है। अब इस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये क्या है, ये भी हमारा एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ओके। लेकिन सर कैपिटल क्या है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली उस तरह का एक्सपेंडिचर होता है, उस तरह के खर्च होते हैं जो कि आपका एसेट को बढ़ाता है और आपकी लाइबिलिटी को घटाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो कि आपके एसेट को बढ़ा रहा है और आपकी लाइबिलिटी को घटा रहा है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या होता है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। क्या होता है ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। जैसे कि देखो एग्जांपल, रेलवेज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक बना रही है, इसमें बहुत खर्चा होता है। ठीक है, और खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा क्या करता है, आपका एक एसेट बन जाता है, फिर आप उसको डेली यूज करके इनकम जनरेट कर रहे हो। जैसे कि आपने रोड बनाया, आपका रोड बना, इंफ्रा डेवलपमेंट, आपने क्या किया, ब्रिज बनाया, ये भी क्या, इंफ्रा डेवलपमेंट, ये आपको फायदा दे रहा है, ये आपके लिए एक एसेट का काम कर रहा है। ठीक है, खर्च तो हो रहा है, लेकिन ये आपके एसेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आपके एसेट को इंक्रीज करे और आपके लाइबिलिटी को डिक्रीज करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का जो अगर आप इकोनॉमिक प्रोसेस देखोगे, वो आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल क्या है, वो भी आपको पता है। ठीक है, अब आपको बस प्रीलिम्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सब में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बस इसका बेसिक है, रेवेन्यू आगे में आ गया, मतलब क्या है, वो एसेट और लाइबिलिटी को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कैपिटल आगे में आ गया, मतलब क्या, वो एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, वो क्या करता है, वो हमारा एसेट को कम करता है और लाइबिलिटी को बढ़ाता है। और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या करता है, वो हमारा एसेट को बढ़ाता है और लाइबिलिटी को कम करता है। ठीक है, अभी देखो एसेट बढ़ाने वाला बात तो सर आप बता दिए, रेलवे ट्रैक बना, रोड बना, ब्रिज बना, खर्चा हो रहा है, हमारा एसेट बन रहा है, लेकिन लाइबिलिटी कम करने वाला नहीं बताया। देखो अगर आपने जो भी बोरोइंग ली है, जब सपोज वर्ल्ड बैंक से आपने 1 लाख करोड़ रुपए लिया, ठीक है, फिर जब आप उसको वो वापस कर देते हो, वो भी तो एक्सपेंडिचर है ना। आप जब वापस कर देते हो तो आपकी लाइबिलिटी क्या हुई, कम हो गई ना। बस यही तो याद रखना है, इसी तरह समझना है। अभी देखो, अब हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग में थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। अभी देखो क्या है, हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल रिसिप्ट आता है, ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि आपके पास, सोचो, जस्ट सोचो कि आप एक इंसान हो, जैसे कि आप ही हो गवर्नमेंट। ठीक है, आपके पास 100 रुपया इनकम में आया, ठीक है, 100 रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट आया, और 100 रुपया ही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाह, कितनी अच्छी बात है। चलो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी सही चल रहा है, बट आप सेव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इकोनॉमी ठीक ठाक आपके हिसाब से, आपका 100 रुपीज कैपिटल रिसिप्ट है और आपका 100 रुपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है,
आप बोलते हो ठीक है, लेकिन जब इन दोनों में मिसमैच होगा कि आपका रिसिप्ट कम है और आपका खर्चा ज्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम कैसे आती है? जब हम देखते हैं कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर मेरा बराबर नहीं होता है। और ये इम्बैलेंस जो है, यही इम्बैलेंस क्या करता है? ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है एक और कॉन्सेप्ट, जो कि है गवर्नमेंट डेफिसिट का। क्या है? गवर्नमेंट डेफिसिट। और आप देखोगे प्रीलिम्स में अगर बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रहता है। क्यों रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो गवर्नमेंट डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। क्या हुआ? एक इम्बैलेंस आया रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में, और ये कॉन्सेप्ट निकल गया। देखो, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझो, जो एग्जांपल कि जैसा कि ये वाला एग्जांपल हमने दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ना लेके इसी एग्जांपल पे चलते हैं कि आपका यहाँ पे देखा कि इक्वल चल रहा था। अब सोचो कि आपका रिसिप्ट 100 है, लेकिन आपका खर्च क्या है? 120 है। तो क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों में डिफरेंस हो गया। आप क्या हुआ कि 100 रुपया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है और आपने खर्च कितना किया है? 120 रुपीज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन दोनों में क्या है? 20 रुपए का डिफरेंस है। और ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ना, यही है डेफिसिट। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपना इनकम से ज्यादा खर्च कर दे रहा है। और जो ये गैप है, ये जो डेफिसिट है, ये अब कैसे कवर करेगी? आप खुद सोच के देखो, आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हो, तो आपको जब जरूरत पड़ता है आप क्या बोलते हो? दोस्त के पास जाते हो। ठीक है, दोस्त को बोलते हो भाई पैसा दे दो मेरे को। तो क्या करते हो आप? बोरो करते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उसी तरह से बोरो करती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी एक फाइनेंस सोर्स है, और वो है सेंट्रल बैंक। कभी कभी वो क्या करती है, अपने सेंट्रल बैंक से भी सपोर्ट ले लेती है, और उसी सपोर्ट से सर ये अपने डेफिसिट को पूरा कर पाती है। देखो, सबसे पहले समझो, डेफिसिट कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। लोग बोलते हैं डेफिसिट नेगेटिव टर्म है, नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा आपको नहीं जाना है। ठीक है, पूरा डेफिसिट को आप नेगेटिव लेके मत जाओ। डेफिसिट खुद में ही गलत टर्म नहीं होता, लेकिन टाइप ऑफ डेफिसिट और डेफिसिट किस तरह का है, ठीक है, कहां पे बात आती है? डेफिसिट में टाइप ऑफ डेफिसिट एंड लेवल ऑफ डेफिसिट, ये मैटर करता है। ठीक है, इन दोनों के कारण डेफिसिट नेगेटिव टर्म में चला जाता है। अब ये कैसे जाता है? चलो पहले समझते हैं। हम लोग पहले रिवेन्यू देखते हैं। ठीक है, सपोज पहला है, जैसे हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन दोनों में मिसमैच हुआ। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में बेसिकली डिसबैलेंस हुआ, मिसमैच हुआ, और बन गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ये क्या बताता है? रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली क्वालिटी बताता है, किस चीज का? गवर्नमेंट फाइनेंस का। अब ये क्यों बताता है, समझो। देखो, अब हम इसको ना बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्लीज थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो। ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, ये क्या है? ये डेली खर्चे का डेफिसिट है। ठीक है, ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड खर्चा होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक चीज है, ये क्या है? ये डेली एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये बेसिकली क्या है? ये डेवलपमेंट, और यू कैन से फ्यूचर ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कब हो रहा है ये भी तो पता करना होगा। जब हम क्या कर रहे हैं, अपना डेली इनकम से ज्यादा
क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कब हो रहा है? जब डेली इनकम से ज्यादा हमारा डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है। मतलब क्या है कि आप डेली 300 रुपए कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो 500 रुपए, 200 रुपए माइनस में ही जा रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है? जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। क्लियर है यहां तक? ओह, अब ये फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो इसी को फॉर्मूला बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये फॉर्मूला 7 इसी से निकल जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अभी देखो रेवेन्यू डेफिसिट का हम लोग मतलब समझ गए कि क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जितना कंज्यूम कर रही है, ठीक है, उससे बेसिकली गवर्नमेंट जितना अर्न कर रही है उससे ज्यादा क्या हो रहा है, वो स्पेंड कर दे रही है। अब यहां पर एक चीज समझो, अब हम लोग इकोनॉमी में जाते हैं थोड़ा। अब यहाँ इकोनॉमी में जाएंगे तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो जाता है? आरडी, रिवेन्यू डेफिसिट, इसका मतलब हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कंजम्पशन ज्यादा कर रही है, कंजम्पशन ज्यादा कर रही है और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। पैसा बचेगा तब तो इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सेविंग नहीं कर पा रही है, और अगर सेविंग नहीं कर पाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगी। और इसी का प्रॉब्लम होता है, इसी का इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये जो डेफिसिट है ये फ्यूचर जनरेशन पे जाता जाता है। क्या होता है ये डेफिसिट? फ्यूचर जनरेशन बेयर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करती है? बोरो करती है। एंड बोरोड मनी से क्या करती है? बोरोड मनी से सैलरी दे रही है, बोरोड मनी से सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान वाला हालत, पैसा है ही नहीं लेकिन खर्चा कर रहा है दुनिया भर का। और इसी टाइम पे क्या होता है ना, इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, अर्थशास्त्री, वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रेवेन्यू डेफिसिट इज मोर डेंजरस देन फिस्कल डेफिसिट। क्यों पता है? यहाँ पे ये जो डेफिसिट हो रहा है इसका हमें आगे चल के कोई फायदा भी नहीं है। आगे चल के क्या हो रहा है, और बर्डन ही बन रहा है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। क्या हो रहा है? बर्डन बन रहा है। समझ रहे हो? ये दिक्कत है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुछ जो प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको दिमाग में डाल लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आइडियल सिचुएशन में हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना चाहिए, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही होता है जो हमने ऊपर देखा। क्या देखा एग्जाम्पल में? कि हमारा जो खर्च है और हमारा जो इनकम है दोनों इक्वल होता, जीरो होता, जो डेफिसिट है वो जीरो होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये डेफिसिट हो जाएगा, जब हम उल्टा काम कर रहे होंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है कि आपके गवर्नमेंट फाइनेंस में क्या दिखाता है? रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताता है कि आपके गवर्नमेंट फाइनेंस में स्ट्रक्चरल वीकनेस है, वीकनेस इन गवर्नमेंट फाइनेंस। क्लियर है? अब देखो, अब बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। अब बात आती है फिस्कल डेफिसिट की। ठीक है सर, ये फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है आपको? फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट को इस साल टोटल कितना उधार लेना पड़ेगा, कितना बोरो करना पड़ेगा। ये क्या बताता है? ये टोटल बोरोइंग
नीड को बताता है। ठीक है, क्या बता रहा है? टोटल बोरोइंग नीड। अब देखो ये आखिर कैसे आ रहा है, इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट में आखिर इंक्लूड क्या हो रहा है, इस चीज को समझो। इसमें इंक्लूड होता है रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू एंड कैपिटल मिला के। ठीक है, और इसमें हम क्या लेस करेंगे, इसमें हम लेस करेंगे, देखो मेरा फिस्कल डेफिसिट कैसे आ रहा है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारा, रुक जाओ ऐसे नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आर ई और ये है सी ई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर ई प्लस सी ई। इसमें लेस क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे गवर्नमेंट का नॉन बोरोड इनकम। नॉन बोरोड इनकम क्या होता है, सोच के देखो, जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है, एंड साथ ही साथ नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। हम सर पूरा कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका भी रीजन है। फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग ऐड कर दिए, ये बना दिया क्या, टोटल एक्सपेंडिचर टीई। इसमें माइनस क्या कर देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। वैसे कैपिटल रिसिप्ट जो कि डेट को क्रिएट नहीं करते हैं, मतलब क्या, मतलब आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। अभी देखो बेसिकली ये जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है, ये क्या है, ये बोरिंग तो नहीं हो सकता, क्यों, बोरो करेंगे तो लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगी हमारी, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो कि लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो नॉन डेट, रुक जाओ, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट सीआर का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया, यहाँ से जो पैसा आया ये क्या है, ऐसा कैपिटल रिसिप्ट है जो कि लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। भले ही आपका एसेट कम हो गया वो अलग बात है। ठीक है, अगर आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो लोन रिकवरी का जो पैसा होगा वो भी क्या है, आपका नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है। और जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का यूज हम क्या कर सकते हैं, हम डेफिसिट को फाइनेंस करने में कर सकते हैं। ठीक है, बोरिंग को क्या किया है, जानबूझकर हम हटा दिए हैं यहां से, क्यों, आप सोचो, आपको, आप ऐसा कर रहे हो कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया, ठीक है, आपने बहुत खर्चा कर दिया, क्रेडिट कार्ड से बिल आया, इनकम जितना है आपका उससे ये पूरा नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, और लोन ले रहे हो, और फिर उस लोन से पूरा कर रहे हो। ठीक है, ये बिल तो आपने भर दिया, लेकिन फिर क्या है, इस लोन का बिल आप भरने जा रहे हो, और फिर क्या करो, फिर लोन ले रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आप बार बार लोन ही लेते जा रहे हो, तो आप क्या हो, डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हो, और गवर्नमेंट इसी डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है, इसीलिए बस यही रीजन है कि हम लोग यहाँ से डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को हटा देते हैं। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखो ये जो हम जैसे देखे थे कि रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ था तो उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा था, ठीक है, उसी तरह से जब फिस्कल डेफिसिट हुआ है इसके कारण इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, एफडी, फिक्स डिपॉजिट मत समझ लेना कोई। ठीक है, अभी देखो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली बता देता है कि बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमी से कितना लोन उठा रहा है। मतलब क्या है, ये जो डेफिसिट आया इसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, बोरो कर रही होगी। ठीक है, तो बोरोइंग ही बताता है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो अगर बोरोइंग बहुत ज्यादा होगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा होगा, एफडी मेरा बहुत ही ज्यादा होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो बढ़ा देगी, बोरो करना ज्यादा कर देगी। और गवर्नमेंट अगर बोरो करने लगेगी, बहुत पैसा उधार में लेने लगेगी, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा उधार में ले रही है, उसको इन्वेस्ट कर रही है,
ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ताकि वो आने वाले टाइम पे अपना पोटेंशियल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और गवर्नमेंट अगर खुद लोन लेके ऐसा करेगी तो क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये कम होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर दे रही है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहां से होगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्राउडिंग आउट। सिंपल है। और गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी बार बार, तो बोरो करने के कारण क्या होगा, गवर्नमेंट को उतना ही जल्दी पैसा चुकाना भी है, और पैसा चुकाने के लिए क्या करेगी, हाई इंटरेस्ट रेट कर देगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, और इस टाइम पे हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। कब, जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अभी देखो जब यही मेरा फिस्कल डेफिसिट लो होगा, कम होगा, ये कैसे काम करता है। फिस्कल डेफिसिट अगर आपका कम है तो ये आपका बता रहा है कि आपका फिस्कल स्टेबिलिटी है, आप बहुत स्टेबल हो अपने फाइनेंशियल मैटर्स में। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस, आप बहुत लोन लेके आने वाले जनरेशन के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अभी देखो फिस्कल डेफिसिट क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि बोरोइंग, अगर जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोरो कर रहा होगा, और गवर्नमेंट अगर बोरो करेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दो डेफिसिट देखे। अब हम लोग देखते हैं एक और डेफिसिट, और ये क्या है, ये है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, सर ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखो समझो, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का आप रियल पोजीशन बता सकते हो। और ये कैसे बता सकते हो, अगर आज के टाइम पे आपको मोदी जी के गवर्नमेंट का रियल पोजीशन जानना है तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये ना बहुत ही ज्यादा थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स है, आपको लगेगा क्या हो रहा है ये। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख देते हैं पीडी। पीडी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का डेफिसिट ज्यादा इसलिए है कि उन्होंने पहले लोन लिए थे, एंड उसी लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और उसके लिए फिर से लोन ले रही है। तो जब हमको एक्चुअल डेफिसिट निकालना है, एक्चुअल डेफिसिट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहां से माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। क्लियर है। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये क्या है, ये पहले जो लोन लिए थे, मतलब पास्ट गवर्नमेंट ने जो लोन लिए थे, तो पास्ट गवर्नमेंट का जो लोन है उसके लिए हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर दोषी ठहराएंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। तो अगर आज के टाइम पे किसी को भी लग रहा है कि मोदी जी का गवर्नमेंट के बारे में जानना है, तो आप क्या करो कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट जो कि पहले के गवर्नमेंट में, ठीक है, जब एनपीए का गवर्नमेंट था उसके गवर्नमेंट के टाइम का ये चीज माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा रियल सिचुएशन क्या है, रियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट की एक्चुअल फिस्कल डिसिप्लिन को पोर्ट्रे करता है। क्या पोर्ट्रे करता है, एक्चुअल फिस्कल डिसिप्लिन। क्लियर है यहां तक। अभी देखो अगर आप सोचो कि आपका प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब आप करंट इनकम से करंट एक्सपेंडिचर को बहुत आराम से मैनेज कर पा रहे हो। अभी के टाइम पे जो आपका इनकम आ रहा है, ठीक है, इससे आप एक्सपेंडिचर को इक्वल कर पा रहे हो, इसीलिए क्या है, आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है। क्यों, आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है,
पॉलिसी फॉर्मेशन जो होता है ना, गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉर्म बनाती है, फिर प्राइमरी डेफिसिट का यूज गवर्नमेंट वहां पे करती है। प्राइमरी डेफिसिट का यूज कहाँ हो रहा है? अपनी पॉलिसी इवेल्युएशन के लिए। ठीक है यहां तक? अब देखो, तीन तरह के डेफिसिट हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा ना एडवांस होते हैं। ठीक है, अब ये एडवांस क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? गवर्नमेंट जब क्या होता है, हाँ एक मिनट रुक जाओ, अब हम लोग अगले तरह के डेफिसिट के बारे में जा रहे हैं, और इसमें आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। देखो, गवर्नमेंट जब, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट्स को ग्रांट देती है, ठीक है, जब स्टेट को वो ग्रांट दे रही है ताकि वो स्कूल, ठीक है, रोड और इसी तरह के कैपिटल एसेट को जनरेट कर सके। क्या चीज का ग्रांट दे रही है? फॉर कैपिटल एसेट। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब ये चीज क्या कर रही है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है फॉर एसेट फॉर्मेशन। कैपिटल मत लिखो, सिर्फ लिखो एसेट फॉर्मेशन, एसेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, रेलवे नहीं, पुल बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है ना, एक तरह का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो किसी तरह का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का एसेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उनके लिए तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है ना। तो क्या होता है, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्या कर रहा है, ये कैपिटल फॉर्मेशन ही तो कर रहा है, लेकिन कहां कर रहा है, स्टेट्स के पास। ये क्या कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो कर रहा है। कहां पे कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन? स्टेट में। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन लाया गया। अब ये क्या सॉल्यूशन है सर? ये सॉल्यूशन है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, यही सॉल्यूशन है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको कैसे निकालते हैं सर? देखो, इसको निकालते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ERD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट है, इसमें हम माइनस कर देते हैं ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इन स्टेट्स। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और जब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमें क्या बताता है, ये दिखाता है कि एक्चुअल रेवेन्यू इम्बैलेंस क्या है। ठीक है, कि आपका खर्चा कहां पे हो रहा है। अगर आपके आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैपिटल क्रिएशन कर रहे हो, कहां पे, स्टेट्स में, तो आप उसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पता चल जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके एक्सपेंडिचर का क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी का बेटर आइडिया मिल जाता है। और इस टर्म पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अभी देखो, अब ना हम एक बार समझते हैं सारे जो भी डेफिसिट है, हम इन सबको एक एक बार देखते हैं। ठीक है, डेफिसिट, क्योंकि इंसान भूल जाता है। पहला हमने क्या देखा था, हमने देखा था आरडी, मतलब रिवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है। ठीक है, ओके सर। एफडी क्या बताता है, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, कि गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग प्रेशर कितना है। अब देखो, पीडी मतलब प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है प्रेजेंट
गवर्नमेंट डिसिप्लिन। फिर आता है ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है ट्रू रेवेन्यू गैप कितना है। अब ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इसी से क्या आएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन, यहीं से बनते हैं। ठीक है, अभी देखो डेफिसिट जो हो रहा है, इस डेफिसिट का गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्या रिलेशन है? अब गवर्नमेंट अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतना मिसमैच आ रहा है, आपके ही घर में अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में मिसमैच आता है, तो आप प्लान बनाते हो कैसे क्या खर्चा करना है, कैसे पैसा लाना है और इनकम कैसे जनरेट किया जा सकता है। इसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब गवर्नमेंट के डेफिसिट का उसके फिस्कल पॉलिसी के साथ रिलेशन देखेंगे। उसके लिए पहले हम एक बार पेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी का रिलेशन। देखो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का डिसीजन। गवर्नमेंट का डिसीजन कैसा डिसीजन? रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, रिलेटेड टू बोरोइंग। इस तरह के डिसीजन आते हैं किसमें? गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी में। और ये सब कैसे करती है गवर्नमेंट? ये सब पूरा करती है बजट के थ्रू। बजट के थ्रू क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी देखो यहीं से क्या होता है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है सर? एक्सपेंशन का मतलब खींच रहा है, खींचते जाओ, एक्सपेंड होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, इकोनॉमी का साइज बढ़ता जाएगा, यही सोचना है। क्या होती है, जब हमारी इकोनॉमी स्लो होती है, इकोनॉमी स्लो है, ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, कछुए की चाल में चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है। ठीक है, अपनी स्पेंडिंग को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। क्या करने लगेगी, इंफ्रा पे काम करने लगेगी, रोड बनाना स्टार्ट कर देगी, पुल बनाना स्टार्ट कर देगी, रेलवेज बनाना स्टार्ट कर देगी, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना स्टार्ट कर देगी। और जब काम करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, काम करने के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में इनकम आएगा, इनकम आएगा तो लोगों के हाथ में क्या होगा, वो कंज्यूम करेंगे, और वो कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। ठीक है, इनकम से कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। बस वही चीज यहाँ पे समझना है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे रही है, और साथ ही साथ क्या कर रही है कि टैक्सेस जो है इसको कम कर दे रही है। क्यों कम कर दे रही है भाई टैक्स? देखो ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेशन के पास इनकम की कमी है, और हम उसमें ऊपर से और टैक्स लगाएंगे तो वो लोग खर्च क्या करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स भी कम कर देती है। उससे टैक्स कम करने से क्या होता है कि जो पहले उसके पास कंज्यूमर के पास पहले जो इनकम थी, वो इनकम क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। अब वो उसको भी क्या है, खर्च कर पाएंगे। ठीक है, और जब गवर्नमेंट ऐसा काम करती है तो रिजल्ट इसका क्या दिखता है, इसका रिजल्ट आप देखोगे, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो बढ़ता जाता है। इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन में है, गवर्नमेंट का पैसा ऑलरेडी नहीं है और वो खर्च कर रही है। खर्च कहां से कर रही है, बोरो कर रही है, तब तो खर्च कर रही है। ठीक है, और उसका पर्पस क्या होता है, क्यों करती है ऐसा? उन्हें क्या करना होता है, उन्हें डिमांड को बढ़ाना होता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया, डिमांड को बढ़ाना होता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है, जो कि उन्होंने किया। ये कब करती है, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। ठीक है सर, तो इसके बाद भी एक और है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी
फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या होता है, देखो जब इकॉनमी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़िया हो रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, ये क्या है, ज्यादा है। इन्फ्लेशन का रेट क्या है, ज्यादा है। अब इस टाइम पीरियड में क्या होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ती रही, लोगों के हाथ में इतना ही पैसा रहा, वो इतना डिमांड किए जा रहे हैं कि हम जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड ही हो जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट सोचती है अब लोगों के हाथ से पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ना जो बैंकिंग में पढ़े थे उसको यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करो फिस्कल पॉलिसी से, तब ज्यादा समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पीरियड में क्या करती है, जो पहले कर रही थी उसका उल्टा करेगी। गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर देगी। स्पेंडिंग क्या की, कम कर दी। लोगों के हाथ में अब क्या हुआ, अब इसी साइकिल को हम उल्टा कर दो। इंफ्रा पे काम कर रही थी ना स्पेंडिंग के थ्रू, एग्जाम्पल में लिए थे, ठीक है, एग्जाम्पल। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये काम करना बंद कर दी, मतलब कम कर दी। एम्प्लॉयमेंट जो था अब कम हो रहा है, इनकम जो है लोगों के पास कम जा रहा है, और वो कंजम्पशन भी कम कर दे रहे हैं। कंजम्पशन कम हुआ मतलब क्या हुआ, डिमांड भी कम हो गया, और डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर इकोनॉमी धीरे धीरे अपने आप स्लो हो जाएगी, मतलब बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, और क्या करेगी इसके साथ, टैक्स को बढ़ा दी। तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है, रईसी कर रहे हो तुम, लाओ टैक्स लाओ, टैक्स ले ली। तो क्या हुआ, आपका खर्च करने के लिए जो आपके पास इनकम था वो कम हो गया, और इससे क्या होता है, इस टाइम पे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा रही है, इनकम और आ रहा है और खर्चा कम कर रही है, देख रहे हो। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कम हो जाता है। पर्पस क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। क्या पर्पस है, पर्पस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, ये एक डेफिसिट मूवमेंट को कंट्रोल करने का तरीका था, ठीक है। देखा कैसे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट डेफिसिट को कंट्रोल कर रही है। कैसी कैसी पॉलिसी, दो तरह की, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब क्या होता है, ये तो पॉलिसी देखा आपने, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट बोरो कर रही थी, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था कि बोरो जो कर रही है ना गवर्नमेंट, ये फॉरेन से भी करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से ले ली, आईएमएफ से ले ली, जिससे तिससे ले ली, किसी कंट्री से ले ली, ठीक है। और एक होता है आरबीआई के थ्रू, कि इसने क्या किया, आरबीआई से बोरो कर लिया। अब ये जो आरबीआई से बोरो करता था, इसी को बोलते थे वेज एंड मींस एडवांसेस, इस नाम से आरबीआई पैसा देती थी। लेकिन क्या हुआ कि ये प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम है FRBM 2003। ये जो FRBM एक्ट है, ये क्या करता है, ये आरबीआई जो अपना वेज एंड मींस एडवांस के थ्रू अपने बोरिंग गवर्नमेंट को देती थी, अब ये चीज बंद करना है, और ये बंद करने के लिए एक्ट आया, FRBM एक्ट 2003। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें टारगेट सेट किए गए कि कितना फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को रखना चाहिए और कितना नहीं रखना चाहिए, कितना हो तो एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो FRBM एक्ट का जो मेन एम है वो क्या था, वो था जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है इसको डिसिप्लिन में लाना, ठीक है, और साथ ही साथ जो डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल करना, ठीक है। अभी देखो इन सब के साथ क्या होता है, पब्लिक डेब्ट जो है, जो गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक डेट आ रहा है, इसको भी क्या कर रही है, इसको भी सस्टेनेबल बना रही है। और ये सब कैसे कर रही है, इसके लिए टारगेट फिक्स कर रही है। कैसे टारगेट, न्यूमेरिकल टारगेट, ठीक है। कैसे टारगेट, न्यूमेरिकल टारगेट। ओ सॉरी, आपको मैंने एक चीज नहीं बताया, ये जो FRBM होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, FRBM। अभी देखो, ये जो टारगेट्स हैं जब 2003 में आता है तो ओरिजिनल टारगेट क्या होते हैं हम सब कुछ देखेंगे। जब 2003 में ये एक्ट आया तो उस टाइम पे ओरिजिनल टारगेट क्या थे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट था ये क्या रखा गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट मतलब कि FD GDP का 3% ही रखेगी, इससे ज्यादा नहीं रखेगी। लेकिन सोचो जब एक्ट आए तुरंत तो ये अचीव नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक टारगेट रखा कि 2008-9 तक में इसको हम अचीव कर लेंगे। मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे करके कम करेगी और इसको GDP का 3% तक लेकर आएगी। और ये जो टारगेट है ये टारगेट बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा था, नली एक्सेप्टेड माना जाता है, ठीक है। अब ये जो टारगेट आई FRBM एक्ट के थ्रू, यहाँ पे तो हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट को गवर्नमेंट ने इस तरह से 3% ऑफ GDP लाने के बारे में सोचा। इसके अलावा जो रिवेन्यू डेफिसिट है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, रिवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। ये रिवेन्यू डेफिसिट जो है ये क्या है, FRBM एक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट था। गवर्नमेंट बोल रही थी रिवेन्यू डेफिसिट को 0 पे लाना है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपनी डेली एक्सपेंसेस जो सैलरी सब्सिडी इंटरेस्ट है ये सब अपनी रिवेन्यू इनकम से ही पूरी करी। जो उनका रिवेन्यू इनकम आ रहा है, ठीक है, उनका रिवेन्यू इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, इसको 0 करो। और जो बोरिंग ले रहे हो ना आप लोग, ये बोरिंग सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, उससे फायदा होता है ना, आने वाले टाइम पे आपका क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये टारगेट बेसिकली क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को इंप्रूव करने के लिए था, ठीक है। इसके अलावा क्या टारगेट था, इसमें एक टारगेट था पब्लिक डेट का भी, पब्लिक डेट का भी टारगेट था। ये पब्लिक डेट टारगेट क्या है, देखो ओरिजिनल FRBM जो है इस एक्ट में क्या था, डेट का एग्जैक्ट परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है ना, रिफॉर्म के थ्रू पब्लिक डेट टारगेट भी इसमें डाले गए, ठीक है। FRBM फ्रेमवर्क के अंडर क्या होता है, लेटर टाइम में जब क्लैरिटी आती गई तो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट था ये डेट 4% ऑफ GDP डाला गया, मतलब ये टारगेट सेट किया गया। और जो हमारा जनरल गवर्नमेंट डेट था, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट डेट है, मतलब कि सेंटर प्लस स्टेट इन दोनों का मिला के ये 60% ऑफ GDP रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। और ये टारगेट क्यों रखा गया, क्योंकि डेट सस्टेन किया जा सके, जो भी आप डेट में हो इस डेट में आप सस्टेन कर पाओ, इसके लिए ये टारगेट सेट किए गए थे, ठीक है। अब आती है बात, जब ये सारी चीजें हुई तो टाइम फ्रेम क्या दिया गया, ठीक है। अब आता है टाइम फ्रेम का बात। देखो FRBM एक्ट में जो टाइम फ्रेम सेट किया गया था इसमें हम क्या देखते हैं कि ओरिजिनल टाइम फ्रेम जो था वो 2008-9 का था। लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं 2008 में क्या होता है ना कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। और फिर हम 2019 में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कोविड-19 आ जाता है। अभी देखो 2008-9 का जब टारगेट सेट किया गया तो उस टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फिर 2019, ठीक है, इस टाइम पे आ जाता है कोविड-19। और इसी रीजंस की वजह से क्या होता है कि ये टारगेट
पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, ये टारगेट रिलैक्स कर दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एफआरबीएम में जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, जो टारगेट है, ये टारगेट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, टारगेट फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, ये चीज है टाइम फ्रेम के मामले में। अभी देखो, जब टाइम फ्रेम हो जाता है तो एफआरबीएम का आखिर फीचर क्या है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क क्या देता है। तो देखो एफआरबीएम के अंडर में जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क कैसा है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क को हम लोग कहते हैं मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क। देखो इस फ्रेमवर्क में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक मिनट रुक जाओ मुझे देखने दो कि माइक ऑन है, हाँ ठीक है, ठीक है, मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इस फ्रेमवर्क के अंडर में होता क्या है। देखो जब एफआरबीएम आया था ना तो गवर्नमेंट को बोला गया था कि हर साल फ्यूचर के लिए एक फिस्कल रोड मैप पब्लिश किया करो। क्या बोला गया कि हर साल फ्यूचर के लिए एक फिस्कल रोड मैप पब्लिश करो, और वो जो फिस्कल रोड मैप होगा वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो एवरी ईयर पब्लिश फिस्कल रोड मैप, ठीक है, ये किसको बोला गया, गवर्नमेंट को, ठीक है, कि गवर्नमेंट हर साल एक फिस्कल रोड मैप पब्लिश करेगी। अब इस रोड मैप के अंदर में तीन तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे, ठीक है, और ये तीन स्टेटमेंट कौन कौन से थे, पहले थे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा था फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ठीक है, और तीसरा था मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एफआरबीएम में ये भी प्रोविजन डाला गया था कि गवर्नमेंट को हर साल एक फिस्कल रोड मैप पब्लिश करना है, एंड इसमें इस तीन तरह के स्टेटमेंट को पब्लिश करना है, ठीक है। अभी देखो क्या है ना कि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में क्या होगा ना, मैचिंग पूछ दिया जाएगा कि ये सब स्टेटमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली फिस्कल रोड मैप का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन कहाँ थे, ये सब प्रोविजन थे बेसिकली एफआरबीएम एक्ट। अभी देखो ये तो था टाइम फ्रेम देखा हम लोगों ने, मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क भी देखा कि क्या पब्लिश करता है। अब इसमें एक और चीज आता है, और वो क्या है, वो है स्केप क्लॉज, ठीक है। अब ये स्केप क्लॉज क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार, ठीक है। देखो बाद में जब ओरिजिनल हम देखते हैं एफआरबीएम में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोविजन दिए जाते हैं, ठीक है, और टाइम टाइम पे इसका एक टारगेट सेट किया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि एफआरबीएम में जो फ्रेमवर्क होता है उस फ्रेमवर्क में एक और चीज ऐड किया जाता है, और ये क्या होता है, स्किप क्लॉज, ठीक है। ये ओरिजिनल में नहीं था, ये बात ध्यान रखना कि ओरिजिनल एफआरबीएम में ये नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या, यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्शन दिए हैं, और ये जो एक्सेप्शन है ये सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो क्या है, जैसे गवर्नमेंट एफआरबीएम टारगेट को, गवर्नमेंट एफआरबीएम टारगेट सेट करती है। अब गवर्नमेंट है ना, ये टारगेट से बेसिकली टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए हट सकती है, ठीक है। अगर ये टारगेट वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट नहीं कर पा रही है ड्यू टू वॉर, कुछ ऐसे सिचुएशन दिए गए जैसे कि एक था वॉर, दूसरा है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, और इसमें सीवियर इकोनॉमिक स्लो डाउन, जैसे कि 2008 में हुआ था ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है। अब ये सब टाइम पीरियड में इस तरह के सिचुएशंस में क्या है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपने जो एफआरबीएम टारगेट है इस टारगेट से थोड़े टाइम के लिए हट सकती है, ठीक है।
और इसी चीज को बोला जाता है एस्केप क्लॉज। अभी देखो क्या है, जब ये अपने टारगेट से हट गई है, ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा अभी तक, ठीक, कि ये क्लॉज क्यों ऐड किया गया होगा? क्योंकि देखो जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, वॉर का सिचुएशन आ जाता है, कोविड पेंडेमिक आ जाती है, इस तरह के सिचुएशंस में गवर्नमेंट को अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाती है। क्लियर है? तो ये था अभी तक एफआरबीएम में होने वाले जितने भी टारगेट हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट क्लॉज थे, वो सारी चीजें। इतना अगर आप कर लेते हो तो एफआरबीएम में इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने? हमने देखा एफआरबीएम में फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी। हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, जीरो। हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट कितना होना चाहिए, 40% ऑफ जीडीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हमने देखा कि जनरल गवर्नमेंट का डेट कितना होना चाहिए, 60% ऑफ जीडीपी। टाइम फ्रेम क्या था ओरिजिनल, 2008-9। ठीक है, लेकिन अभी दो चीजों की वजह से, मतलब कि 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन था, क्राइसिस था, उसके कारण, और फिर 2020 में कोविड 19 पेंडेमिक। और इसी कारण से क्या होता है, इसमें एक और क्लॉज ऐड किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्लॉज, और उसी को कहते हैं स्किप क्लॉज। ठीक है, ये सब तो था कि एफआरबीएम एक्ट क्या क्या बताता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि गवर्नमेंट का ये जो डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, इस डेफिसिट का बेसिकली क्या रिलेशन है डेट के साथ, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डेट है, इस डेट का फाइनेंसिंग कैसे होता है, मतलब कि डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, और डेट फाइनेंसिंग किस तरह से किया जाता है, मोनेटाइजेशन के थ्रू भी एंड फिजिकल कंसोलिडेशन के थ्रू भी। तो हम उन दोनों मेथड को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं डेफिसिट और डेट का रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब देखो, अगर बहुत लोगों को क्या लगता है ना, बेसिक अगर फाउंडेशन देखो तो बहुत लोगों को लगता है डेफिसिट और डेट ये दोनों क्या है, सेम चीज है। बट दोनों सेम चीज नहीं है। डेफिसिट क्या होता है, ये बेसिकली 1 ईयर का गैप होता है, 1 ईयर गैप। ठीक है, लेकिन ये जो डेट है, ये क्या होता है, बहुत टाइम से जो चला आ रहा है, टोटल डेट क्या है उसके ऊपर। ठीक है, इसको आप कह सकते हो स्टोर्ड डेट। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या होता है, हर साल डेफिसिट में रहती है, तो क्या करती हो, वो बोरो करती जाती है। अगर ये गैप एवरी ईयर चल रहा है पिछले 10 सालों से, तो वो 10 साल तक लगातार क्या कर रही है, बोरो कर रही है, और ये बोरोइंग डेट बनता जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम समझे। और ये बोरोइंग क्या होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है और एक डेट बन जाता है। और यही एक्यूमुलेशन जो है, इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक डेट। इसी को क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं, एक बात हम ये समझेंगे कि डेफिसिट जो होता है हमारा, ये क्या है, डेफिसिट बेसिकली फ्लो कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो डेट है, ये क्या है, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी देखो हम लोग ना थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, आखिर जब हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, देखो, जब हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, हमारा पब्लिक डेट भी बढ़ जाता है। अब पब्लिक डेट बढ़ने का मतलब क्या है, जब हमारा पब्लिक डेट बढ़ता है, तो आखिर ये पब्लिक डेट बढ़ने का मतलब क्या है, जब भी हम बोरो करेंगे, ठीक है, हम जब बोरो करेंगे तो इस बोरोइंग पे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा पब्लिक डेट बढ़ रहा है, बोरोइंग मेरा बढ़ रहा है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। और जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यहीं से डेट ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा। डेट ट्रैप, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू इनकम से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर से फिजिकल डेफिसिट होगी, और फिर से डेफिसिट होगी, हम फिर से पब्लिक डेट बढ़ाएंगे, बोरो करेंगे, और फिर से इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो ये क्या है, ये साइकिल घूमता रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये साइकिल क्या हुआ, ये साइकिल घूम रहा है, ये है साइकिल। और ये इस साइकिल को हम कहते हैं डेट ट्रैप।
तो देखो अगर ये डेट ट्रैप है तो यहां से आता है कि ये जो डेट है इसमें सस्टेन कैसे किया जाएगा, तो डेट सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। आखिर डेट सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये जो डेट है ना, ये तब तक प्रॉब्लम नहीं होता जब तक इकोनॉमी की जो जीडीपी है ये ग्रो कर रही है। इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो भी कर रही है एंड साथ ही साथ इसका जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट हमारा कितना होना चाहिए, ये ग्रोथ रेट हमारा गवर्नमेंट के टोटल इंटरेस्ट के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट है इस रेट के इक्वल होना चाहिए हमारा ग्रोथ रेट। तब क्या होगा, तब हमारी जीडीपी सस्टेन कर पाएगी। अगर हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये रेट अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हुई तो क्या है, हम अपने डेट को मैनेज कर पा रहे हैं, हम अपने डेट को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन खुद सोच के देखो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट जीडीपी का ग्रोथ रेट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये डेट मेरा अनसस्टेनेबल हो जाएगा। और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और डायरेक्ट ये सब स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। आप देखोगे स्टेटमेंट जो रहता है उसमें ये सब चीज पूछी जाएगी, ठीक है, कि डेट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ से आता है बात, ये अगर डेट अनसस्टेन हो गया, ठीक है, अगर डेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो आखिर हम डेट को फाइनेंस कैसे कर रहे हैं। क्या बोरोइंग ही एक ऑप्शन है या फिर उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है। तो हमें समझना है डेट फाइनेंसिंग का मतलब। जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को बोरो करके क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है, तो हम उसके क्या बोलते हैं, डेट फाइनेंसिंग। अभी देखो ये जो बोरोइंग का सोर्स है, ये जो बोरोइंग है, ये बोरोइंग का सोर्स क्या है, मार्केट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, यही सब है ना। अभी देखो ये जो डेट फाइनेंसिंग है ये सब बोरोइंग से हो रहा है। सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या है, मार्केट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या बोरोइंग प्रिंटेड मनी से हो रहा है, नहीं। डेट फाइनेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम आरबीआई से बोरो कर रहे हैं पैसा, प्रिंटिंग मनी से नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डेट फाइनेंसिंग इज नॉट इक्वल टू, लिख देते हैं हम यहाँ पे, कि डेट फाइनेंसिंग इज नॉट इक्वल टू प्रिंटिंग मनी। ये पहले होता था, कब, जब गवर्नमेंट क्या करती थी, आरबीआई से सीधा वेज एंड मीन्स के थ्रू अपने डेट को फाइनेंस करती थी, ठीक है। तो यही डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी देखो आखिर डेट फाइनेंसिंग जो होता है इसका इकोनॉमिक रोल क्या होता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक रोल ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अभी यहां से समझो, सॉरी मैं बार बार डेट फाइनेंसिंग बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग बोलो डेफिसिट फाइनेंसिंग, नॉट डेट, ठीक है। वैसे तो है तो सेम चीज बट लिखना है यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग। फ्लो में मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमने सोर्स देख लिया, क्या क्या सोर्स थे। अभी क्या है, इकोनॉमिक रोल देखना है कि आखिर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का इकोनॉमिक रोल क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग कब होता है, जब हमारा रिसेशन चल रहा हो, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, यूजफुल हो जाता है। क्यों यूजफुल हो जाता है, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ता है। डिमांड क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होता है। और डिमांड जब इंक्रीज होता है क्या होता है, ग्रोथ होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमारा ग्रोथ क्या होता है,
बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही सोचो ये लिमिट क्रॉस कर जाए, एक लिमिट तक तो ये ठीक है, जब ये लिमिट को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तब क्या होगा? अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो ये फिर से इन्फ्लेशन का खतरा लेके आ जाएगा, जो हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, डिमांड और ज्यादा बढ़ता जाएगा, मार्केट में मनी बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है एक लेवल तक ही मैटर करता है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? मैटर्स एट अ सर्टेन लेवल। उसके बाद क्या है? ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि उसका लेवल मैटर करता है कि किस लेवल तक हमें इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो, हम एक चीज और देखेंगे कि जब हम ये समझ जाते हैं कि डेट फाइनेंसिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे हो रहा है, अब ये समझने के बाद मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है और कैसे करती है, ठीक है, और क्या क्या चीज फॉलो कर रही है, ठीक है। हम सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिए, हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके साथ। जब हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग देख रहे होते हैं ना, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मोनेटाइजेशन हो रहा है। देखो ये ना कंफ्यूजिंग है, लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सेंट्रल बैंक से, इसी के बारे में मैं बता रहा था, वेज एंड मीन्स एडवांस वाला, ठीक है। जब क्या होती है, सेंट्रल बैंक से, या इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट बोरो करती है, ठीक है। क्या कर रही है ये डायरेक्ट बोरो कर रही है। इससे क्या हो जाता है कि जब डायरेक्ट बोरो करता है तो आरबीआई क्या करता है, न्यू मनी क्रिएट कर देता है, और जब ये न्यू मनी क्रिएट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डेफिसिट फिनांसिंग। इससे क्या होता है, न्यू मनी जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जा रहा है। अब मनी सप्लाई बढ़ने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिमांड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट को इसमें इजीली फंड मिल जाते हैं, तुरंत ही फंड मिल जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि सीधा मनी क्रिएशन के थ्रू अपना डेफिसिट को फाइनेंस कर देते हैं, और ये बहुत रिस्की होता है, ठीक है। अभी देखो, हम लोग ना मोनेटाइजेशन और साथ ही साथ जो नॉर्मल बोरोइंग है, इन दोनों को भी साथ में रख के देखेंगे, टाइजेशन वर्सेस नॉर्मल बोरोइंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, नॉर्मल बोरोइंग जो होता है ना, वो क्या करता है, नॉर्मल और ये मोनेटाइजेशन। नॉर्मल बोरोइंग में क्या होता है, हम मार्केट से लोन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम आरबीआई से लोन लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मनी सप्लाई है वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क है। अभी देखो, आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि ये सही है या फिर ये सही है इकोनॉमी के लिए। तो ये वाला जो मेथड है, ये यूज बहुत ही रेयरली होता है, और आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट इस मेथड को यूज नहीं करती है।
अभी देखो, ये जो इन्फ्लेशन का रिस्क है, ये कैसे हो रहा है? मोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो पड़ रहा था, ये कैसे पड़ रहा था कि न्यू मनी क्रिएट हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हुआ? डिमांड बढ़ गया, ठीक है? हमारा डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया। सिंपल है ना? यही कॉन्सेप्ट है ना? यही चीज समझना है। तो एक्सेस मोनेटाइजेशन क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। और इसी रीजन से इंडिया क्या करता है? अपना जो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन होता है, इसको बंद कर दिया है, इसको यूज नहीं करता है। अभी देखो क्यों नहीं करता? सिंपल रीजन, गवर्नमेंट आरबीआई से डायरेक्टली पैसा लेती थी, और क्या होता था? आरबीआई क्या करती थी? अभी देखो इस चीज में, इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। वाई मोनेटाइजेशन स्टॉप्ड, क्या रीजन है? देखो इस चीज में समझो, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती थी, ठीक है? अब जब आरबीआई से डायरेक्टली पैसा ले रही है, तो आरबीआई क्या करता था? आरबीआई गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को खुद ही खरीद ले रहा था। क्या कर रहा था? परचेस कर रहा था। अभी जब ये खरीद लिया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई भी फिस्कल डिसिप्लिन नहीं था। यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट एंड आरबीआई, इन दोनों के में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। इन दोनों में एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के बाद ये ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन इज इक्वल टू मार्केट बोराइंग, बोल देना नहीं। क्यों? उसका रीजन ये है जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा। और क्या है? अभी देखो, अब ना एक और कॉन्सेप्ट आता है फिस्कल कंसोलिडेशन का, ठीक है? हमने डेफिसिट पढ़ लिया, हम लोग सब कुछ देख लिया। अब ये फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, हम आगे क्या सोचेंगे, आगे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपना डेफिसिट और डेट को कम करता है। ग्रेजुअली क्या करता है? ग्रेजुअली अपना डेट एंड डेफिसिट, इन दोनों को रिड्यूस करता है। क्या करता है? इन दोनों को रिड्यूस करता है। देखो मैं ना थोड़ा सा इसको ब्लू से करता हूं, दोनों को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? देखो, रिड्यूस करने की बात हो रही है, जीरो करने की नहीं हो रही है, ये भी ध्यान रखना। एकदम से जीरो कभी नहीं होगा डेफिसिट, ये स्टेप बाय स्टेप होगा विद फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अभी देखो आखिर ये फिजिकल कंसोलिडेशन जरूरी क्यों है? क्या है रीजन? देखो इसका रीजन क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लू करते हैं और देखते हैं। वाई फिजिकल कंसोलिडेशन नीडेड, क्या रीजन होगी? देखो सबसे पहला, अगर हाई डेफिसिट होगा तो क्या होगा? डेट बर्डन बढ़ता जाएगा, ठीक है? हाई डेट होगा तो क्या दिक्कत आएगी? इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, ठीक है? और जब हमारा इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, ये जब हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये रिड्यूस हो जाएगा, हम और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है सर, अगर फिजिकल कंसोलिडेशन जरूरी है तो क्या मेथड है? मेथड बताओ कि कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम ये कर सकते हैं। मेथड ऑफ
फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है रिवेन्यू इनहेंसमेंट। हम क्या करेंगे, हम अपने रिवेन्यू को बढ़ा देंगे। अब ये रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा टैक्स रिफॉर्म से। हम टैक्स रिफॉर्म लाएंगे, टैक्स इवेजन कम करवाएंगे, ठीक है, और अच्छे से रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने रिसोर्सेस का। ठीक है, और क्या होगा, टैक्स रिफॉर्म लाके हम क्या करेंगे, बेटर कंप्लायंस, लोग उसको फॉलो करें, जिससे क्या हो कि टैक्स चोरी ना हो, टैक्स लोग छिपाए ना, ठीक है, ब्लैक मनी ना बढ़े। और इन सब के साथ क्या होगा, जब बेटर कंप्लायंस होगा तो हमारा जो टैक्स बेस है वो ब्रॉड होता जाएगा, ब्रॉड टैक्स बेस। ठीक है, ये था कब, जब हम लोग रिवेन्यू बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। और इसमें और दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन। सेम वैसा ही है जैसा कोई एक इंसान करता है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, डेफिसिट का प्रॉब्लम आएगा, तो आप देखोगे पहले आपका कहाँ से इनकम बढ़ सकता है, वो करने का ट्राई करोगे। और देखोगे इनकम नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर क्या करोगे, जो आपका खर्चा है उस खर्चा को कम करोगे। तो खर्चा में क्या कम करोगे, ऐसे खर्चे जो अनप्रोडक्टिव होंगे। तो ये भी क्या करेगा, अनप्रोडक्टिव सब्सिडीज को कम कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये टारगेटेड वेलफेयर को करना चाहेगा, ठीक है, जिसमें कि कम खर्चा हो। और क्या हो सकता है, तीसरा एसेट मोनेटाइजेशन। ये क्या होता है, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है हम अपने एसेट को मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिस इन्वेस्टमेंट, जो हमने एयर इंडिया वाला एग्जांपल लिया था, सेम डिस इन्वेस्टमेंट। और क्या होगा, और जो पीएसयू में रिफॉर्म्स है, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, उन सब में हम रिफॉर्म लाएंगे ताकि उन सबको प्रॉफिटेबल बनाया सके। अगर वो सब प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा, गवर्नमेंट को इनकम और ज्यादा आएगा। और ये सारी चीजें एफआरवीएम के फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, अंडर ऑल थिंग्स अंडर एफआरबीएम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डेट, डेफिसिट, डेट एंड इन्फ्लेशन, इन सब का लिंकेज देखा। अब हम बस इसको एक फ्लो में करते हैं ताकि एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाए और फिर हमारा ये चैप्टर, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए। देखो, जब हमारा ये डेफिसिट बढ़ता है, ठीक है, जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, इससे क्या होगा, इससे बोरोइंग इंक्रीज होगी। बोरोइंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बोरोइंग इंक्रीज होगी, पब्लिक डेट बढ़ेगा। जब हमारा पब्लिक डेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट में रिलेटेड स्पेंडिंग है गवर्नमेंट वो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि वो पूरा पैसा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो ये चीज क्या होगा, डेवलपमेंट स्पेंडिंग हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अगर इसी में हम क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन कर देते हैं अपने डेफिसिट का, तो मोनेटाइजेशन होता है तो क्या दिक्कत आता है,
इन्फ्लेशन पूरा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दोनों चीज, अपना फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग के थ्रू एंड मोनेटाइजेशन के थ्रू, दोनों के थ्रू करके चेक कर दिए। और यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाएगा, कोई भी एक चीज पब्लिक डेट का ही उठा लेगा, कभी बोरिंग उठा लेगा, कभी इंटरेस्ट पेमेंट उठा लेगा, कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उठा लेगा और आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। बस आपको ये लिंक याद रखना है, आपको ये लिंक अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, चलो अभी बस अच्छा एक चीज रह गया, एक चीज और देख लो। जब हम ये देखते हैं, देखो ये लास्ट है, व्हेन डेफिसिट इज नॉट बैड। ठीक है, जब हमारा डेफिसिट सही रहता है, मतलब ठीक रहता है, वो गलत नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, तो ये भी चेक करता है क्या डेफिसिट हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्या डेफिसिट एक नेगेटिव टर्म है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, डेफिसिट एक्सेप्टेबल भी होता है, कब, जब वो नेगेटिव ना हो। कब नेगेटिव नहीं होगा, जब डेफिसिट क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है इससे, हमारा फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और ये जब बढ़ जाएगा तो ये इन फ्यूचर क्या करेगा, इकोनॉमी को के ग्रोथ को जनरेट करेगा। और जब ये ग्रोथ होगा, ये क्या करेगा, हमारे डेट को सस्टेनेबल बना देता है। इसीलिए जब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण डेफिसिट बढ़ रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो सही है। ठीक है, डेफिसिट प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हो। ठीक है, जब वो इन्फ्लेशन को बढ़ा दे, जब वो डेट अनसस्टेनेबल हो जाए। तो इसी डिस्टिंक्शन से, इन्हीं सब चीजों से हम जो भी एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स होते हैं, उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चल गया कि डेफिसिट क्या होता है, डेट क्या होता है, डेट फाइनेंसिंग कैसे होता है, मोनेटाइजेशन क्या होता है, एक्सेस मोनेटाइजेशन क्या होता है, और फिर फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, हमने एफआरबीएम का एक्ट देखा। तो गवर्नमेंट बजट को सिर्फ आप ये मत सोचो कि गवर्नमेंट बजट निकालती है कि कितना इनकम आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है सिर्फ इस चीज के लिए। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक स्ट्रक्चर देती है। कैसा स्ट्रक्चर देती है, डेफिसिट को फाइनेंस करने का, डेफिसिट, डेट एंड इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारा एक फ्लो में बताती है। ठीक है, जब आप ये पूरा समझ जाते हो तो आपके लिए ये टॉपिक इतना इजी हो जाता है कि आप इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ये था बेसिकली गवर्नमेंट बजटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो और डाउट पूछो। ठीक है, थैंक यू।